चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 35। इट इज ऑल अबाउट साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। अब बहुत सिंपल सा प्रोविजन है इसका, समझते हैं पहले। चलो, अब यहाँ पर आपको दो टाइप के एक्सपेंडिचर अलाउड होंगे। पहला है, एक तो आप खुद साइंटिफिक रिसर्च बिजनेस में इन्वॉल्व हो और आप रिसर्च रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर करते हो तो उसका आपको खर्चा मिलेगा। सेकंड थिंग, आप खुद बिजनेस में नहीं हो रिसर्च के, आप जो कोई और रिसर्च कर रहा है उसको आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको कुछ डिडक्शंस मिलेंगे। अब सबसे पहली बात करते हैं इन हाउस रिसर्च मींस एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ असेसी। उसमें पहली बात, चलो फर्स्ट, इन केस ऑफ एनी असेसी, और दूसरा केस है कंपनी। यहां पर खास समझना है कंपनी है। कंपनीज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिकल और ए थिंग और अप्रूव्ड। अब ये अप्रूव्ड वगैरह आपको क्वेश्चन में देके रखेंगे, अपने को लिस्ट पूरा देखने की जरूरत है नहीं कि वो कौन से आर्टिकल्स है जो वो अप्रूव्ड है। वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। अब अगर कोई एसएससी है जो रिसर्च कर रहा है, आप देखो यूजुअली क्या होता है कि रिसर्च में थोड़ा टाइम लगता है, कई बार 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते हैं। वो रिसर्च फेज खत्म होने के बाद जो प्रोडक्ट बन के आती है वो प्रोडक्ट मार्केटेबल होती है। उसको ये जो रिसर्चर होते हैं वो क्या होते हैं, उसको बेचते हैं और उसमें से पैसा कमाते हैं। तो वहां पर उसका बिजनेस फेज चालू हुआ। तो जब तक रिसर्च पीरियड चालू है उसको हम बोलेंगे प्री कमेंसमेंट पीरियड। अब प्री कमेंसमेंट पीरियड में आपने जो भी एक्सपेंडिचर किया है वो भी आपको अलाउड होगा। कब अलाउड होगा? जिस साल में आपने बिजनेस चालू किया उस साल में, जिस साल में आपका कमेंसमेंट मार्केटिंग एक्टिविटी सेलिंग वगैरह चालू हो गया उस साल में। अब देखो उस केस में समझो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस चालू हुआ 2024-25 में, 2024-25 में। तो इसके पीछे वाले 3 साल जितने भी है, से फॉर एग्जाम्पल 2023-24, 2022-23 एंड 2021-22, इन 3 सालों में आपने जितना भी खर्चा किया है वो आपको 24-25 फाइनेंशियल ईयर में, जिसमें आपने बिजनेस कमेंस किया है उस साल में, वो पूरा का पूरा खर्चा आपको अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ। नॉर्मल केस में हमने ऐसा पढ़ा कि जिस साल में बिजनेस चालू होता है और जिस साल का एक्सपेंडिचर होता है उसी साल में आपको अलाउड होता है। फॉर एग्जाम्पल पीवाई 24-25 का खर्चा ही आपको 24-25 में अलाउड होगा। 23-24 का एक्सपेंडिचर आपको 24-25 में अलाउड नहीं होगा। एक्सपेंडिचर मस्ट रिलेट टू द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। लेकिन यहां पर आपको प्री कमेंसमेंट 3 साल का एक्सपेंडिचर अलाउ किया है, सो इट इज अ बेनिफिट फॉर यू। व्हाट आर द एक्सपेंडिचर अलाउड प्री कमेंसमेंट? फर्स्ट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसमें भी कौन से, दैट इज ओनली सैलरी प्लस इनपुट मटेरियल, उतना ही आपको अलाउड होगा प्री कमेंसमेंट फॉर्म में। ठीक है, और उसके अलावा मेरे हिसाब से और कोई खर्चा होता भी नहीं होगा। जो भी रिसर्च पर्सनल आपने काम पे लगा के रखे हैं उसका सैलरी, और उसको जो रिसर्च के लिए मटेरियल चाहिए उसका खर्चा। ठीक है, और दूसरा आपको कैपेक्स अलाउड होगा अदर देन लैंड। जमीन के अलावा अगर आपने कोई खर्चा किया है, आपको रिसर्च के इक्विपमेंट चाहिए, आपने मान लो कोई लेबोरेटरी बना के रखा हुआ है, उसका जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है बिल्डिंग का, तो क्या वो भी अलाउड होगा? आंसर इज यस, दैट इज ऑल्सो अलाउड 100% इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट। जिस साल में आप कमेंस करोगे उसमें आपको पूरा का पूरा 100% अलाउड हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट। पोस्ट कमेंसमेंट सिनेरियो क्या होगा? आफ्टर कमेंसमेंट, लुक, आफ्टर कमेंसमेंट यू विल बी बेनिफिटेड विद ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अब वो तो नॉर्मल भी बिजनेस में अलाउड होता ही है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो मेन बेनिफिट आपको मिला है दैट इज पोस्ट कमेंटमेंट, दैट इज व्हाट, दैट इज अ कैपेक्स अदर देन लैंड, इट इज ऑल्सो अलाउड। मतलब बिजनेस कमेंस करने के बाद भी अगर आपका रिसर्च रिलेटेड कोई भी आपका कोई खर्चा हो रहा है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो भी आपको यहाँ पर 100% डिडक्शन मिल जाएगा। डन।
अब बात करते हैं कोई भी कंपनी ऐसी है जो बायोटेक्नोलॉजी में हो और या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, तो आप थोड़ा ध्यान रखना क्वेश्चन में अगर कंपनी दिया है तो उस केस में भी उसको बेनिफिट मिलेगा। कितना मिलेगा? सारे खर्चे उसको अलाउड होगा, लेकिन यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग इज नॉट अलाउड। देखो, ऑल द एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर बट लैंड एंड बिल्डिंग इन दिस केस इज नॉट अलाउड। तो कंपनी के केस में आपको बिल्डिंग का एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा। जो भी कंपनी इस बायोटेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग वाले रिसर्च के बिजनेस में है उसको, बाकी सारा खर्चा उसको 100% अलाउड हो जाएगा। ठीक है। नाउ सी व्हाट दिस प्रोविजन सेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एनी एसएससी क्या बोलता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको अलाउड होगा बिफोर कमेंसमेंट of the business within 3 years immediately preceding the previous year by way of salary to research personnel and material input for such scientific research will be allowed in the previous year in which business is commenced। आपने जिस साल में बिजनेस चालू किया उस साल में आपको ये बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात करते हैं हम लोग कैपेक्स की। अब और एक चीज यहां पर देखना, ये खर्चा सारे रेजिम्स में अलाउड है। आप 115 बीएससी में हो, 115 बीडब्ल्यूए बीएबी कोई भी हो, नया रिजेम, ओल्ड रिजेम, सब में आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इसका डिडक्शन आपको सब में मिलेगा। अब कैपेक्स की बात करते हैं। ऑल काइंड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आर आल्सो अलाउड वुड बी फुल्ली डिडक्टेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट वाज इनकर्ड। जिस साल में आपने खर्चा किया उस साल में आपको मिलेगा। कैपेक्स इनकर्ड बिफोर द कमेंसमेंट of the business will be deemed to be incurred in the previous year and shall be allowed as deduction in the year of commencement। मतलब हम ऐसा मान के चलेंगे कि आपका ये खर्चा प्रीवियस ईयर का ही है और आपको जिस साल में कमेंस किया उस साल में अलाउड होगा। मतलब नॉर्मल सिनेरियो क्या है, कमेंसमेंट वाले साल में आपको जितना कैपेक्स आपने पहले किया हुआ है वो भी आपको मिलेगा। No expenditure in land will be allowed as deduction if the value of the land is not ascertainable separately, then हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू लैंड की अलग कर देंगे। मान लो 5 करोड़ का मैंने पूरा बिल्डिंग खरीदा हुआ है, ठीक है, और उसमें जमीन की कीमत भी इंक्लूडेड है। अब अगर उसको सेपरेटली डिटरमाइन नहीं कर पा रहे तो हम ऐसा मान के चलेंगे भाई जमीन की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी। अब मान लो जमीन का एफएमवी है 2 करोड़ का, तो आपको यहाँ पर 3 करोड़ का एक्सपेंडिचर आपको अलाउड होगा इन फॉर्म ऑफ बिल्डिंग एंड दैट इज 100%। डन। Next, it says that no further depreciation will be allowed on a capital asset on which full deduction is allowed। आपको यहाँ पर कोई भी डिप्रिशिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। Unabsorbed capex in the scientific research can be carried forward for indefinite period। अब यहाँ पर आप अगर इतना बड़ा खर्चा पहले साल में डिडक्शन क्लेम करोगे तो उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करने का बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज लॉस सेट ऑफ होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बिकॉज इतना सारा खर्चा है, फिर आप बिजनेस चालू करोगे, उसमें आप रेवेन्यू जनरेट करोगे तो इट विल टेक सम टाइम। तो यहाँ पर आपको इनडेफिनिट पीरियड तक बोला है कि आप कैरी फॉरवर्ड करते जाओ, जब जब आपका प्रॉफिट हो आप क्या करते जाना है, इसको सेट ऑफ करते जाना है। सो यहाँ पर एक चीज ये याद रखनी है आप। उसके बाद आपको बोला है सेल ऑफ असेट विच कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज रिडक्शन shall be deemed to be the profit। आपको जो असेट का डिडक्शन अलाउ कर दिया है वो आप लोग यूज किए बिना ही, विदाउट हैविंग बीन यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, आप क्या कर रहे हो, उसको बेच रहे हो। तो यहां पर आप ट्राई क्या कर रहे हो, आप डबल बेनिफिट लेने की ट्राई कर रहे हो। आपने क्या किया कि आपने वो असेट को बिजनेस में क्लेम कर लिया एज एन एक्सपेंडिचर एंड नाउ यू आर सेलिंग। ठीक है। तो उस केस में कैलकुलेशन कैसे होगा, लुक, उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको कंप्यूट करना है कि आपका जितना सेल प्रोसीड हुआ वो आपको जितना डिडक्शन आपने क्लेम किया है वो क्लेम्ड अलाउड इन द सेंस जितना आपको अलाउ किया है वो माइनस आपने कितना खर्चा किया वो। नॉर्मल केस में ये दोनों सेम रहेंगे कि आपने जितना खर्चा किया है वो आपको 100% अलाउ कर दिया गया है। लेकिन मान लो वो दोनों अलग है तो हम लोग यहाँ पर अलग अलग पुट करेंगे। विल टेक डिफरेंट सिनारियोस, अगर हम आगे जाके हम लोग अभी केस चेक करेंगे उसके एग्जांपल्स। और रिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35, मतलब ये एक और ये दोनों विच एवर इज लोअर। ठीक है। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इसको हम क्या मानेंगे, डीम्ड प्रॉफिट। अब डीम्ड प्रॉफिट हम लोग आगे डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 41 के अंदर, उसमें हमने डिफरेंट सिनेरियोस चेक करे थे। ठीक है। चलिए अब समझते हैं यहाँ पर क्या है ये एग्जाम्पल के साथ। लुक,
आपने कोई असेट बेच दिया है विदाउट यूजिंग फॉर द पर्पज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने कैपेक्स किया है 10 लाख का, ठीक है। केस नंबर 1 क्या था, सेल प्रोसीड, उसमें आपको डिडक्शन जितना अलाउ किया है वो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और जितना आपका कैपेक्स हुआ क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड, मान लो आपने वो 10 लाख का असेट 11 लाख में बेचा है, तो आपको क्लेम अलाउ कितना किया गया है, 10 लाख, तो आप प्लस करोगे इसको, तो 11 प्लस 10 कितना हुआ, 21। 21 में से आपका खर्चा कितना है, आपका खर्चा भी क्या है, 10 लाख है, तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल केस में दोनों केस क्या होगा, सेम रहेगा, आपने जितना खर्चा किया उतना 100% आपको अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर बैलेंस कितना बचा, 11 लाख, 11 प्लस 10 दैट इज 21, 21 में से 10 गया तो कितना बचा, 11 लाख। अब आपने डिडक्शन कितना क्लेम किया हुआ है, 10 लाख रुपए, आपको कितना अलाउ कर दिया है इधर, 10 लाख रुपए। इन दोनों में से लोअर क्या हुआ, 10 लाख, तो 10 लाख आपका यहां पर बनेगा डीम्ड प्रॉफिट। समझ में आया, सेल प्रोसीड प्लस आपने जो डिडक्शन क्लेम किया वो प्लस करो, उसमें से आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो हुआ है वो माइनस करो, जो आंसर आए उसको कंपेयर करो किसके साथ, डिडक्शन के साथ, विच एवर इज लोअर इज योर डीम्ड प्रॉफिट। वेरी सिंपल, डन। केस नंबर 2 देखते हैं कि 10 लाख का आपका खर्चा है, अब यहां पर आपको डिडक्शन 10 के बदले कितना अलाउ किया है, 8 लाख ही अलाउ किया है, तो आपने बेचा 11 में, प्लस अगर हम 8 ऐड करेंगे तो दैट विल बी 19। 19 में से आपका खर्चा हुआ है 10 लाख का, तो 19 में से 10 अगर हम माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 9 लाख। आपको कितना डिडक्शन, आप सॉरी, आपने डिडक्शन कितना क्लेम किया हुआ है, 8 लाख का फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपको यहां पर 8 लाख ही अलाउ किया है, सो विच एवर इज लोअर, जितना आपको डिडक्शन क्लेम किया उससे ज्यादा तो आपका डीम प्रॉफिट नहीं माना जाएगा ना, मतलब आपने जो एक्सपेंडिचर क्लेम किया है उससे ज्यादा तो प्रॉफिट नहीं मानेंगे हम लोग। तो आपने एक्सपेंडिचर कितना क्लेम किया था, 8 लाख, आपको अलाउ 10 लाख क्लेम किया था, लेकिन अलाउ कितना किया गया आपको, 8 लाख। तो आपको बेनिफिट जो पहले 8 लाख का मिला है वो यहाँ पर क्या होगा, रिवर्सल होगा। मतलब यहाँ पर आपको जो आपने डिडक्शन क्लेम किया है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रिवर्सल करते हैं। 8 लाख का यहाँ पर आपका रिवर्सल होगा एज ए डीम्ड प्रॉफिट। केस नंबर 3 देखते हैं। लुक, 6 लाख का आपका सेल प्रोसीड, असेट आपका सस्ते में गया, तो उधर आपको पहले तो आपको उधर ही घाटा हो चुका है। 10 लाख का आपने क्लेम किया है खर्चा, 10 ही लाख आपको अलाउ कर दिया गया है, सो 6 लाख बचा इधर। 6 लाख में से आपको कितना अलाउड किया गया है, मतलब हमें ये फिगर और ये फिगर इन दोनों को कंपेयर करना है, और विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पर 6 और 10 विच एवर इज लोअर दैट इज 6 लाख, दैट इज योर डीम्ड प्रॉफिट। फाइन। और केस नंबर 4 देखते हैं। 6 लाख में आपने बेचा, 10 लाख का खर्चा किया था, आपको तो 8 लाख ही अलाउ किया है, सो 6 प्लस 8 कितना हुआ, 14। 14 में से आपका खर्चा कितना है, 10 लाख, तो बचा कितना, 4 लाख। अब 4 लाख में आपने डिडक्शन कितना क्लेम किया है, आपने क्लेम किया है 8 लाख, तो बैलेंस इन दोनों में से लोअर जो बचा 4 लाख, ये आपका डीम्ड प्रॉफिट माना जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर कंप्यूट करना है, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल प्रोविजंस। चलिए अब आगे समझते हैं क्या बोलता है ये। फाइन। और कंपनी की बात हमने कर दी है, कंपनी के केस में इट इज नॉट अलाउड अंडर 1 BAA एंड BAB, तो डिफॉल्ट रेजिम में ये अलाउड नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो पहला वाला पार्ट है ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है डिफॉल्ट रेजिम में, ठीक है। करंटली नाउअडेज इट्स अ डिफॉल्ट रेजिम। अब ये जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है वही सेम टू सेम, इसको मैं वापस रिपीट नहीं करने वाला। अब जाते हैं पार्ट 2 की ओर ऑफ दिस सेक्शन। अब मान लो कि आपको कंट्रीब्यूट करना है किसी बिजनेस में। अब हो सकता है वो रिसर्च आपके बिजनेस का कोई लेना देना है ही नहीं। मान लो कोई कंपनी मेडिसिन बना रही है या फिर कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रही है। अब मुझे से लगा मुझे डोनेशन देना चाहिए, उस कंट्रीब्यूशन में मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। अब मेरा सीए का प्रैक्टिस, मेरा कोचिंग का बिजनेस, लेकिन मेरा को रिसर्च से कोई लेना देना नहीं है, और उस रिसर्च से मेरे को बिजनेस को कोई फायदा होने वाला भी नहीं है। तो क्या मैं वो क्लेम कर सकता हूं? आंसर इज यस, ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट को कंट्रीब्यूट करते हो तो भी आपको यहाँ पर उसका डिडक्शन मिलेगा। अब कंट्रीब्यूशन किसको किसको देना है, अब ये प्रोविजंस आपको यहाँ पर डिफॉल्ट रेजिम में अलाउड नहीं होंगे, ठीक है। चलिए
एक तो आता है कंट्रीब्यूशन टू अदर्स। अब रिसर्च आपका बिजनेस का रिलेटेड हो या ना हो, किसको आपको डोनेशन देना है? आपको यहाँ पर डोनेशन देना है कोई भी ऐसे एसोसिएशन है या फिर इंस्टीट्यूशन है, कोई कॉलेज है या फिर यूनिवर्सिटी है जो आईटी डिपार्टमेंट या फिर कमिश्नर ने सीबीडीटी ने उसको नोटिफाई किया हो, ठीक है? उसको आपको डोनेशन देना है। किस पर्पस के लिए? साइंटिफिक रिसर्च के लिए या फिर सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए। तो उसका भी आपको 100% डिडक्शन मिलेगा, ठीक? आईआईटी को दिया, नेशनल लेबोरेटरी को दिया तो भी उसका मिलेगा। अप्रूव्ड इंडियन कंपनी है, वो आर एंगेज्ड इन आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, फॉर ए साइंटिफिक रिसर्च, तो भी उसका आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। क्लियर? डन? चलिए, yes, one point is over here you are supposed to understand. Deduction allowed to the donor shall not be denied on the ground that subsequent to the payment, approval granted to the aforesaid entity has been withdrawn. Subsequent to the payment, यहां पर एक कोमा कर देना। क्या बोलना चाहता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन था, रिसर्च एसोसिएशन, मैंने उसको कंट्रीब्यूशन दिया 5 लाख रुपए। अब मैंने उसको कंट्रीब्यूशन दिया फॉर एग्जाम्पल 10 जनवरी को। अब मैंने उसको अपने बिजनेस में क्लेम करना है एज एन कंट्रीब्यूशन गिवन टू द रिसर्च एसोसिएशन 100%। अब फॉर एग्जाम्पल 20 मार्च को ऐसा हुआ कि उसको जो अप्रूवल दिया गया था वो उसको विड्रॉन कर लिया है। अब उसका अप्रूवल विड्रॉ हो चुका है, उसका इंपैक्ट मेरे कंट्रीब्यूशन पे नहीं पड़ेगा, ठीक है? जब मैंने कंट्रीब्यूशन दिया था तब वो अप्रूव्ड था। सब्सिक्वेंटली अगर उसका अप्रूवल विड्रॉ हो जाए तो उसमें मेरे को कोई लॉस होगा नहीं। मुझे यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है। मैंने जो क्लेम किया 100% एक्सपेंडिचर वो मुझे मिलेगा। मतलब मेरे को कोई भी डिडक्शन यहाँ पर डिनाई नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट बोलना चाहता है दैट सब्सिक्वेंटली अगर वो विड्रॉ हो जाता है तो उसमें आप पर कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 35 ABA एंड ABB, इसके बाद में सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब ABA और ABB की बात करते हैं। एक्सपेंडिचर फॉर ऑब्टेनिंग राइट टू यूज स्पेक्ट्रम और टेलीफोन लाइसेंस की यहां पर बात है। एज वी ऑल नो दैट के स्पेक्ट्रम का गवर्नमेंट ऑक्शन करती है और एरिया वाइज या सर्कल वाइज क्या दिया जाता है, सबको लाइसेंस ग्रांट किया जाता है। ठीक है, अब लाइसेंस इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मान लो आपने 50 करोड़ रुपए खर्च किए हैं लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए और आपको 10 साल तक वो लाइसेंस आपको ग्रांट कर दिया गया है। तो आपने क्या करना है, आपको वो जो लाइसेंस की कॉस्ट है 50 करोड़, आपको उसको ओवर द लाइफ क्या करना है, अमोर्टाइज करना है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। लुक, सबसे पहले यहां पर बोला है अमोर्टाइजेशन ओवर द पीरियड ऑफ स्पेक्ट्रम। लुक, यहां पर पहले बात करिए स्पेक्ट्रम फीस एक्चुअली पेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। उस केस में आपका पीरियड कहां पर काउंट होगा? जैसा मैंने आपको समझाया कि आपका जितना भी एक्सपेंडिचर आपने किया है वो आपको ओवर द पीरियड उसको अमोर्टाइज करना है। तो पीरियड कितना काउंट किया जाएगा? मतलब यहां पर आपने कमेंसमेंट होने से पहले ही क्या कर दिया है, आपने फीस पे कर दी है। स्पेक्ट्रम का जो पेमेंट था आपने कर दिया। ठीक है, तो यहां पर आपने जिस साल में कमेंस किया वहां से चालू करना है और कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर टू द प्रीवियस ईयर ऑफ एक्सपायरी ऑफ द लाइसेंस। मतलब यहां पर पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर सेल आल्सो बी काउंटेड एज अ फुल प्रीवियस ईयर। अब ये क्या है मैं आपको अभी समझाता हूं थोड़ी देर में। ठीक है, मतलब आपको यहां पर क्या कंप्यूट करना है, पीरियड कंप्यूट करना है कि जिस साल में आपने बिजनेस किया चालू वहां से लेकर एक्सपायरी पीरियड तक आपको क्या करना है, उसको अमोर्टाइज करना है। इतना समझ में आया? ये प्रीवियस ईयर वाला मैटर क्या है मैं आपको समझा देता हूं। इतना समझ में क्लियर? चलो नेक्स्ट, स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली पेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। ओके,
सो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको पेमेंट के पीवाई से चालू करना है। अगर आपने कमेंसमेंट से पहले ही फीस पे कर दी है तो कमेंसमेंट से देखना है। कमेंसमेंट के बाद अगर आप फीस पे कर रहे हो तो आपको पेमेंट कहां से हुआ वहां से चेक करते हुए एक्सपायरी तक जाना है। प्रायर टू कमेंसमेंट अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो कमेंसमेंट से एक्सपायरी, और अगर बाद में अगर आपने पेमेंट किया है तो पेमेंट के बाद पेमेंट से चालू करते हुए एक्सपायरी तक का पीरियड आपका क्या होगा, अमोर्टाइजेशन पीरियड रहेगा उसका। डन। लुक नाउ व्हाट इट इज, इसको आप समझते हैं, इसकी टेक्स्ट को क्या बोलता है देखो। सॉरी, एनी कैपेक्स इनकर्ड फॉर एक्विजिशन of any right to use spectrum or license for a telecommunication service either before the commencement, oh, hold on buddy, yes, either before the commencement of the business or thereafter at any time during the previous year, and for which the payment has actually been made to obtain the right to use spectrum license। यहाँ पर आपने पेमेंट कर दिया है तो अमोर्टाइजेशन क्या रहेगा, 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब सिंपल सा बात है, आपका 50 करोड़ का खर्चा है, 10 साल आपका प्रीवियस ईयर का पीरियड आया पूरा, तो 50 डिवाइड बाय 10, हर साल आपको 5-5 करोड़ क्या करते जाना है, अमोर्टाइज करते जाना है। इट इज वेरी सिंपल प्रोविजन। ये 1 डिवाइड बाय आपको इतना ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब यहाँ पर क्या है, वेयर द लाइसेंस फीस एक्चुअली पेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, द पीरियड बिगनिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच द बिजनेस इज कमेंस। मैंने आपको ऊपर चार्ट में ये चीज समझा दी है कि अगर आप कमेंसमेंट से पहले पे कर चुके हो तो जिस साल में आपने बिजनेस कमेंस किया वहां से लेकर एक्सपायरी तक का पीरियड, और अगर आपने इन एनी अदर केस, मतलब या तो आपने पेमेंट बाद में किया या फिर डिफर पेमेंट हुआ या फिर आप इंस्टॉलमेंट में पे करते जा रहे हो, तो उस केस में पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द पीवाई इन द लाइसेंस फीस इज एक्चुअली पेड टू द सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द लाइसेंस शेल बी इन फोर्स, मतलब एक्सपायरी तक आपको कंप्यूट करना है। लुक, अब इसका मतलब समझ लो। देखो, आपने यहां पर स्पेक्ट्रम फीस पे करी है कितनी, 9 करोड़, एंड कितने साल तक बेनिफिट नहीं वाला है, 3 साल के लिए। अब डेट ऑफ कमेंसमेंट है 1/4/22, ध्यान से समझना आप, 1/4/22, और एक्सपायरी है 31 मार्च 25। तो यहां पर कौन से प्रीवियस ईयर इंक्लूड हुए, देखो यहां पर बोला था पीवाई ऑफ द कमेंसमेंट एंड पीवाई ऑफ द एक्सपायरी। अब मुझे यहां पर एक चीज बताना, कमेंसमेंट का प्रीवियस ईयर कौन सा है, कमेंसमेंट का प्रीवियस ईयर है 2022-23, तो एक साल यहां पर हुआ 2022-23, 23-24 एंड 24-25, यहां पर ये ईयर एंड हुआ, यहां पर मेरा लाइसेंस भी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो कितने प्रीवियस ईयर हुए यहां पर, 3 प्रीवियस ईयर इंक्लूड हुए। सो 9 करोड़ का मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है, 3 साल का मेरा अमोर्टाइजेशन है, तो हर साल में कितना यहाँ पर अमोर्टाइज करूंगा, 3-3 करोड़ यहाँ पर अमोर्टाइज करूंगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल ना होते हुए अगर मान लो 2 अप्रैल होती तो क्या होता, मेरा जो कमेंसमेंट है वो 2 अप्रैल होता तो क्या होता। लुक, मैं सेकंड के बदले 15 लिया है, चलो सेकंड भी आपको समझा देता हूं। लुक, 15/4/22 को आपको मिला है, सो विच विल एक्सपायर ऑन 14 अप्रैल 2025। कितना साल मिला, 3 साल। अब ध्यान से समझना, आपका कमेंसमेंट का प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, 2020-23, और एंड का प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, 14 अप्रैल 2025 है। सो कैन आई से इट इज पी बाई 2025-26। अब देखना यहाँ पर आपका 22-23, 23-24, 24-25 और 25-26, यहाँ पर ये सिनेरियो देखो चेंज हो गया। अगर 2 अप्रैल होता ना तो भी 4 साल हो जाते, बिकॉज 2 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल 22 से लेकर 1 अप्रैल 25 को एक्सपायरी होता, तो एक दिन भी पूरे साल के बराबर यहाँ पर माना जाएगा। पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए फुल प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर भी आपका 22-23, 23-24, 25-20, 24-25 एंड 25-26, यहाँ पर भी आपके
4 प्रीवियस ईयर आ जाते हैं। तो उस केस में आपको अमोर्टाइज कितना करना है? उस केस में आपको अमोर्टाइज करना है 2.25 करोड़ एवरी ईयर। गॉट इट? सो ये चीजें आपको देखनी है। अब पेमेंट इज एक्चुअली बीन मेड का मतलब क्या है? लुक, वेयर द असेसर ऑप्टेड टू मेक द फुल अपफ्रंट पेमेंट, आप पहले ही पूरा पैसा दे चुके हो, 9 करोड़ आपने पहले दे दिया है। तो यहां पर टिल द एक्चुअल पेमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर irrespective of the previous year in which the liability for the expenditure was incurred according to the method of accounting regularly employed by the assessee। मतलब आपने जिस दिन पेमेंट कर दिया वहां से आपको कंप्यूट करना है, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स आपको यहां पर देखने नहीं। लेकिन assessee has opted for the deferred payment। बोला 9 करोड़ मुझे आपको देना है, लेकिन मैं आपको टुकड़े टुकड़े में दूंगा, डिफर्ड पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल 2 हिस्सों में दूंगा, 4.5 करोड़। तो यहां पर क्या होगा देखो, द अमाउंट विच वुड हैव बीन पेएबल बाय द असेसी had he opted for the full upfront payment of the spectrum fees irrespective of the previous year in which the liability for the expenditure was incurred। मतलब गवर्नमेंट ने बोला भाई चलो स्पेक्ट्रम की कंडीशन के हिसाब को 2 साल में अमोर्टाइज करना है, 2 साल में आपको पेमेंट करना है। तो जो दूसरी लायबिलिटी थी वो नेक्स्ट ईयर में थी, फिर भी वो लायबिलिटी भले नेक्स्ट ईयर की थी, आपने यहां पर अगर फुल ऑप्ट किया होता तो आप कब पेमेंट करते? बोला पहले साल में। तो आपको यहां पर वही मानना है, सिंपल। In case of the non-compliance of any condition specified in the scheme, AO shall recompute the total income by deeming that total amount of the spectrum fees paid up to the date of termination as payment actually been made, and the spectrum was in force up to the date of termination for the purpose of computing relevant previous year। मतलब मान लो कोई नॉन कंप्लायंस हुआ तो उस केस में क्या कर सकता है, वो वापस उसको रिकम्प्यूट कर सकता है। कि मान लो 10 साल का पहले आपको पीरियड दिया था, अब मान लो वो 4 साल में ही टर्मिनेट हो चुका है, तो फिर वो 4 साल के हिसाब से पूरा एडजस्टमेंट होगा। अब उसमें आपको अपने यहाँ पर उसको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। जो मेन पॉइंट यहाँ पर दूसरा आता है, दैट वाज़ सेल और ट्रांसफर ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब आपने यहाँ पर कोई लाइसेंस है, आपने उसको बेच दिया किसी पार्टी को, ठीक है? सो व्हेन यू सेल द लाइसेंस and your sale price is less than unamortized amount। अब मान लो 9 करोड़ आपको अमोर्टाइज करने थे 3 हफ्तों में, 3 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़। अब तक आप 3 करोड़ अमोर्टाइज कर चुके थे, 6 करोड़ अभी भी आपका अनअमोर्टाइज पड़ा हुआ है और आपने लाइसेंस बेच दिया 5 करोड़ में। मतलब आपकी सेल प्राइस इज लेस देन अनअमोर्टाइज अमाउंट, ठीक है? और यहां पर आपने पूरा का पूरा लाइसेंस बेच दिया है। अब मुझे एक चीज बताना, आपका अभी तक 6 करोड़ अमोर्टाइज करना बाकी था, आपने बेचा कितने में? 5 करोड़ में। आपको कितना लॉस हुआ? 1 करोड़ का। तो ये लॉस आप क्लेम कर सकते हो एज ए रिडक्शन, ठीक है? आपका अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट था 6 करोड़, आपने बेचा 5 करोड़ में। तो यहाँ पर अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट लेस सेल प्राइस 6 माइनस 5, 1 करोड़ यू कैन क्लेम एज डिडक्शन। बट ये कंडीशन किस में है? जब आप पूरा का पूरा लाइसेंस बेचते हो तब, ठीक है? दूसरी बात, अब आपने पूरा का पूरा लाइसेंस बेच दिया, होल ऑफ द स्पेक्ट्रम, एंड योर सेल प्राइस इज ग्रेटर देन द अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट। सेल प्राइस इज ग्रेटर देन द अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट। उस केस में क्या करेंगे? मतलब यहां पर आपको फायदा हुआ है, 6 करोड़ का आपका अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट था, आपका सेल हुआ 8 करोड़ में, यहां पर आपको फायदा हुआ है। अब देखो यहां पर फायदा जो आपको हुआ है उसको हम लोग कैसे कंप्यूट करेंगे? लुक, प्रॉफिट एंड गेन और कैपिटल गेन, यहां पर ये प्रॉफिट आपका 2 हिस्सों में बटेगा। पहला, पीजीपी क्या माना जाएगा? लोअर ऑफ द सेल प्राइस लेस अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट, और एक्सपेंस अलाउड टिल डेट, लोअर ऑफ द सेल प्राइस लेस अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट। अब यहां पर अपना अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट 6 करोड़ है, सेल प्राइस हुआ है फॉर एग्जांपल 8 करोड़, तो 8 माइनस 6 दैट कम्स टू 2, और एक्सपेंडिचर आपको कितना अलाउ कर दिया है अब तक का? बोला 3 करोड़, सो 3, विच एवर इज व्हाट? लोअर। तो लोअर अमाउंट कौन सा आया यहां पर? 2 करोड़। इसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? बिजनेस प्रोफेशन, ठीक है? अब बात करते हैं कैपिटल गेन की, बिकॉज स्पेक्ट्रम का लाइसेंस है, देयर इज आल्सो योर कैपिटल
असेट। उस केस में आपका कैपिटल गेन कितना होगा? आपने बेचा कितने में? 8 करोड़ में। उसमें से आपने खर्चा कितना किया था? कितने में आपने एक्वायर किया था? 9 करोड़ में। तो आपको यहाँ पर 1 करोड़ का क्या होगा? कैपिटल लॉस। लुक, इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो, सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ द लाइसेंस। सबसे पहला आपने स्पेक्ट्रम फीस पे किया है 10 करोड़। आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ है? 10 करोड़। ये आपकी हो गई कॉस्ट। अमोर्टाइजेशन टिल डेट आप कितना कर चुके हो? 4 करोड़ का अमोर्टाइजेशन कर चुके हो। तो अनअमोर्टाइज कितना हुआ? 6 करोड़। 10 माइनस 4। ठीक है। अब आपने यहां पर पूरा का पूरा लाइसेंस बेच दिया है और आपका सेल प्राइस क्या है? सेल प्राइस इज लेस देन अनअमोर्टाइज। अनअमोर्टाइज कितना यहां पर है हमारा? 6 करोड़। 6 करोड़ से कम दाम में आपने बेचा है। तो कितने बेचा? फॉर एग्जाम्पल आपका सेल प्राइस है यहां पर 5 करोड़, विच इज लेस देन 6 करोड़, राइट? 5 करोड़ में आपने बेचा। आपकी अनअमोर्टाइज अमाउंट कितनी है? 6 करोड़। तो ये वाला केस हो गया। देखो, ये वाला। तो 1 करोड़ का आपको घाटा हुआ। यू सोल्ड द एंटायर लाइसेंस एंड 1 करोड़ आपको यहां पर ये जो इन दोनों का डिफरेंस मिला 1 करोड़, ये आपको अलाउड होगा कैसे? एज ए डिडक्शन इन द ईयर ऑफ सेल। तो वो भी आपको पीजीबीपी में डिडक्शन आपको मिल जाएगा। इतना पीजीबीपी मतलब क्या हो पता है? कि अभी तक अनअमोर्टाइज कितना रह गया करने का? 1 करोड़ रह गया ना। 1 करोड़ उस साल में कर डालो जिसमें आपने ट्रांसफर किया है उस साल में। लेकिन मान लो यहां पर आप पूरा लाइसेंस नहीं बेचते हो, आपने पार्ट ऑफ द लाइसेंस बेचा है। ठीक है, 1/3 2/3 वट एवर द पार्ट। पूरा लाइसेंस अभी तक आपने नहीं बेचा है। अब उस केस में क्या होगा कि आपके पास अभी भी लाइसेंस है। ठीक है, समझना ध्यान से। और आपने 5 करोड़ में उसको बेचा। अब ये वाला हिस्सा कौन सा हुआ? व्हेन यू सेलिंग पार्ट ऑफ द लाइसेंस, ये रहा पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। उस केस में क्या हो रहा है? 6 करोड़ अनअमोर्टाइज है, 5 करोड़ का सेल है। ठीक है, तो डिडक्शन कितना मिलेगा? अनअमोर्टाइज अमाउंट लेस सेल प्राइस, मतलब 6 माइनस 5 दैट कम्स टू 1 एंड अनएक्सपायर पीरियड। अब फॉर एग्जांपल यहां पर आपका अनएक्सपायर पीरियड अभी तक 2 साल अभी आपके बाकी है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो 1/2 दैट कम्स टू 0.5 एवरी ईयर। सिंपल। तो उस केस में आपको सीधा क्लेम नहीं करना है। यहां पर देखो क्या हुआ था। लुक, अब दोनों केस को ध्यान से समझना। पहले केस में आप पूरा लाइसेंस बेच चुके हो, तो अब आपके पास लाइसेंस है ही नहीं। अब लाइसेंस है ही नहीं, तो आगे चल के अमोर्टाइजेशन की बात आएंगी ही नहीं। आपको आगे जाके अमोर्टाइज करना ही नहीं है। तो उस केस में क्या बोला आपको कि आपका जितना भी 1 करोड़ बचता है ना, उसको आप सीधा क्लेम कर लो। चलो, अब वेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू अमोर्टाइज फर्दर। लेकिन आपने अगर आधा लाइसेंस बेचा है, फॉर एग्जाम्पल आधा, मैं एक्जैक्टली 50% नहीं बोल रहा हूं, बट पार्ट ऑफ द लाइसेंस। ठीक है, अब मान लो आपने पार्ट ऑफ द लाइसेंस यहां पर बेचा हुआ है और यहां पर आपका जो 1 करोड़ बचा है, अब मान लो यहां पर आपके 2 साल बाकी है, तो एवरी ईयर 0.5 एंड 0.5 यू कैन क्लेम और यू कैन अमोर्टाइज और द अनएक्सपायर पीरियड। यहां पर हमने सीधा 1 करोड़ क्यों क्लेम नहीं किया? बिकॉज वी हैव ए लाइसेंस एक्टिव इन अवर पोर्टफोलियो। तो हम उसको क्या करेंगे? उसको यहां पर अमोर्टाइज करेंगे बैलेंस पीरियड के ऊपर। डन? क्लियर हुआ? फाइन। चलिए, अब बात करते हैं जब आपको फायदा होता है। व्हेन योर सेल प्राइस एक्सीड अनअमोर्टाइज अमाउंट, उस केस में क्या होगा? आप पूरा बेचो या पार्ट बेचो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आपका जो खर्चा था उससे तो आपको ज्यादा मिल चुका है। लुक, आपकी स्पेक्ट्रम फीस थी 10 करोड़, ये आपकी कॉस्ट हो गई। ठीक है, अनअमोर्टाइज अमोर्टाइज आपने अब तक कर चुके कितना? 8 करोड़ आप अमोर्टाइज कर चुके हो। तो अनअमोर्टाइज अभी कितना है? 2 करोड़ है। तो यहां पर आपकी सेल प्राइस है 10 करोड़ और अनअमोर्टाइज है 2 करोड़। तो सेल प्राइस इज हायर देन द अनअमोर्टाइज अमाउंट। लुक, अगर आपका सेल प्राइस है 12 करोड़, सॉरी 10 नहीं 12, यहां पर 12 करोड़ है। ठीक है, तो
सेल प्राइस माइनस अनअमोटाइज अमाउंट दैट कम्स टू 10 करोड़। ये पहला वाला पॉइंट है, ध्यान से देखना। ये रहा, मैं हटा दूं इसको पहले। लुक, पहला पॉइंट क्या है? सेल प्राइस माइनस अनअमोटाइज अमाउंट, उसको चेक करो। किसके साथ? एक्सपेंडिचर अलाउड टिल डेट के साथ, और उसमें से आपको लोअर लेना है। तो अमोटाइज टिल डेट कितना है? 8 करोड़। ठीक है, दैट इज योर एक्सपेंडिचर अलाउड टिल डेट। तो 10 और 8 विच एवर इज लोअर, कितना? 8 करोड़। ठीक है, सो विच एवर इज लोअर इज योर पीजीबीपी। तो एसपी माइनस यूए, और आपका अब तक जितना अमोटाइज कर दिया है वो, विच एवर इज लोअर इज योर बिजनेस प्रोफेशन इनकम। ठीक है, और कैपिटल गेन क्या होगा? आपने 10 की कॉस्ट वाला असेट 12 में बेचा है, तो 2 करोड़ आपको यहां पर क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। वो कहां जाएगा? कैपिटल गेन में जाएगा। सिंपल। चलो नेक्स्ट, सेल प्राइस इज इक्वल टू 8 करोड़। अब आपने 8 करोड़ में बेचा है, तो यहां पर 8 माइनस 2 दैट इज 6 करोड़, सेल प्राइस माइनस यूए, और अमोटाइजेशन टिल डेट डिडक्शन अलाउड आपको कितना है? 8 करोड़, विच इज लोअर, तो 6 करोड़ आपकी बिजनेस प्रोफेशन में ऐड हो जाएगा, और यहां पर कोई भी आपको कैपिटल गेन या लॉस नहीं होगा। ठीक है, ज्यादा अगर जाता है तो ही कैपिटल गेन में जाना है, लॉस यहां पर नहीं आएगा। डन, तो कुछ बचता नहीं है यहां। चलो, आई होप इट इज क्लियर, राइट? चलो अब आगे देखते हैं। लुक, ये रहा पूरा यहां पर इसका डिस्क्रिप्शन। सेल प्रोसीड लेस देन अमोटाइज, लेस देन, ये ग्रेटर देन हो गया, यहाँ पर वो दो पार्ट। जब आपकी सेल प्रोसीड अनअमोटाइज से ज्यादा है तब फर्क नहीं पड़ता आप पूरा बेचो या फिर आधा बेचो। ठीक है, लेकिन जब आपका सेल प्रोसीड अनअमोटाइज अमाउंट से कम रहता है तभी आपको देखना पड़ेगा कि फुल है तो कितना, हाफ है तो कितना। क्लियर हुआ? चलिए, अब नेक्स्ट सेक्शन 35 आईडी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट सेशन। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे फिर।